हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होता है। आप सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यह संगठन का नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहते हैं और इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिसेफ से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं। और एक बार यह वीडियो आपने देख लिया लास्ट तक तो मान करके चलिए आने वाले एग्जामिनेशन में यूनिसेफ से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन पूर्व शर्त मैंने आपको बताई, यह वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन यहां मैं स्क्रीन पर रखता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में सेट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहां स्क्रीन पर रखता हूं और आपको सोचना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। क्या दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, कब की गई थी? देखो, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। क्या दोस्तों, 1953 में यूनिसेफ का जो नाम था वो बदल लिया गया। क्यों बदल लिया गया? क्योंकि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया था और उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया था। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क बोले तो अमेरिका का एक बड़ा शहर। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर स्थित है और वर्तमान में इसके मुखिया कौन है? कैथरीन रसेल। क्या यूनिसेफ की हेड कौन है? कैथरीन रसेल। और यहां इमेज में आप देख सकते हैं यह कौन है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी है जिसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और यहां पर देखिए ये है कैथरीन रसेल जो वर्तमान में यूनिसेफ की हेड है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, यहां हमने दो महानुभावों के नाम याद रख लिए। एक तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस और वर्तमान में यूनिसेफ की हेड कौन है? कैथरीन रसेल। इमेज में आप देख सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यानी कि यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स के रूप में भी जाना जाता है। कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है। क्या यह कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है और वह राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय की प्रमुख भी है। और रसेल हेनरिटा फॉर का स्थान लेगी। दोस्तों, यह कैथरीन रसेल ने किसका स्थान लिया है? हेनरिटा एच फॉर का स्थान लिया है। और हेनरिटा एच फॉर ने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिया था। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और वर्ष 2006 में
प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। दोस्तों अब तक यूनिसेफ को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं उनकी बात की, लेकिन यहां से एक बार फिर से रिवाइज कर ले कि कैथरीन रसेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है और वह राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय की प्रमुख भी है। कौन? कैथरीन रसेल। और हेनरिटा एच फॉर जो पहले यूनिसेफ की हेड थी, उनका स्थान लिया है कैथरीन रसेल ने। और हेनरिटा एच फॉर ने दोस्तों क्यों इस्तीफा दे दिया? तो हेनरिटा एच फॉर ने जुलाई 2021 में पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दे दिया था और यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और यूनिसेफ को कब प्राप्त हुआ है? 1965 में। और 1989 में संगठन को हमारे भारत देश के द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं और यहां हमें कहा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड थे, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि ऐसे भी सेंटेंस सेट कीजिए जो कथन सही नहीं है उनके रिलेटेड हो। ओके, तो इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1948 को की थी। यहां कुछ गलत हो गया क्योंकि यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1948 को नहीं की थी। और दोस्तों मैंने आपको तारीख बता दी, कहां पर तारीख थी ये देख लीजिए कि यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी, 1948 में नहीं। यानी कि पहला सेंटेंस है वो गलत हो गया। 1950 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया, यह कथन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 1950 में नहीं बल्कि 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। दोस्तों यह वर्ष भी मैं आपको दिखा दूं, कहां पर मैंने आपको बताया था कि 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया, तो दूसरे नंबर का सेंटेंस भी हो गया गलत। ओके, और कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, यह कथन सही है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 नंबर का कथन सही नहीं, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए 1 और 2। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन? और आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो बैठ गई है और यह इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए आपने यह क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो दोस्तों आपका 100% ध्यान यहां स्क्रीन पर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल डन। चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन, यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहां हमें कहा गया है कौन सा कथन सही है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। यूनिसेफ को 1967 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां भी दोस्तों यह पहला सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि मैंने आपको यूनिसेफ को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था 2 बार पढ़ के दिखाया। वर्ष कौन सा था? 1965 था। क्या 1965 में यूनिसेफ को यह सम्मान मिला था? ये देखो, यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह पहला सेंटेंस हो गया गलत। और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और वर्ष 2020 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी यूनिसेफ को मिला था। दोस्तों यह वर्ष भी गलत है क्योंकि प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड यूनिसेफ को 2020 में नहीं बल्कि कब? 2006 में मिला था। ये देखो 2006 में यूनिसेफ को प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था, तो तीसरे नंबर का सेंटेंस भी हो गया गलत। और यहां हमें कहा गया है कौन सा कथन सही है
केवल 1 और 3। दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 नंबर का कथन सही है, यानी कि यहां गलती से मैंने जो ऑप्शन रख दिए हैं यहां करेक्शन कर लीजिएगा। केवल 2 नंबर का, कौन सा, यहां पर लगा देता हूं, केवल 2 नंबर का कथन सही है। ओके, आगे दोस्तों यूनिसेफ के इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और यह इंफॉर्मेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दी। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। बाद में दोस्तों नाम में परिवर्तन किया गया और वर्तमान में नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष नाम है। यानी कि यह इंटरनेशनल और इमरजेंसी यह शब्दों को हटाया गया है। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इमेज में आप देख सकते हैं, एक पोलैंड के चिकित्सक है लुडविग रॉसमन, उन्होंने यूनिसेफ के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। दोस्तों बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, याद रख लो कि पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई और यह महानुभाव को इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों यूनिसेफ बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। तो 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया है। दोस्तों याद रखना, एक बार फिर से पढ़ लो। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। यूनिसेफ को बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और माताओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था और 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन यह दोनों शब्द हटा दिए गए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। 2 कथन दिए हैं, चलो पढ़ो मेरे साथ। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। जी हाँ, यूनिसेफ का पूर्व का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। और एक पोलैंड के चिकित्सक थे जिसका नाम था लुडविग रॉसमन। लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। लेकिन अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया। आगे दोस्तों यूनिसेफ की वित्तीय स्थिति की बात करें तो यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा किया जाता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती है। निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से शेष योगदान किया जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि यूनिसेफ के राजस्व का 92% सेवा कार्यक्रम के लिए वितरित किया जाता है। एक बार फिर से हम यूनिसेफ की वित्तीय स्थिति की बात करें तो यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा किया जाता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती है। निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से शेष योगदान किया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यूनिसेफ के राजस्व का 92% सेवा कार्यक्रम के लिए वितरित किया जाता है।
आगे यूनिसेफ के कार्यक्षेत्र विस्तार की बात करें तो यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों या क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालयों यानी कि मुख्यालयों और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालयों तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करती है। एक बार फिर से यूनिसेफ के कार्यक्षेत्र विस्तार के बारे में पढ़ें। यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों या क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालयों या मुख्यालयों और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालयों तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करती है। 7 क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकता अनुसार देशों के कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। कितने? 7 क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकता अनुसार देशों के कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है। क्या यह यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कहां पर स्थित है? कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन दोस्तों किस देश में है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है और यह HIV, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन तथा बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में यह यूनिसेफ कार्य करता है। एक बार फिर से देखो कि यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है और यह HIV, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन तथा बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदुओं के रूप में यूनिसेफ कार्य करता है। 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों को तय करता है, कार्यक्रमों को मंजूरी देता है और प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। कार्यकारी बोर्ड उन सरकारी प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो आमतौर पर 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से यह कार्यकारी बोर्ड के बारे में पढ़ लो कि 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों को तय करता है, कार्यक्रमों को मंजूरी देता है और प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। कार्यकारी बोर्ड उन सरकारी प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो आमतौर पर 3 साल तक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पता लगाइए। चलो मेरे साथ साथ तीनों सेंटेंस पढ़ो। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग जिनेवा में स्थित है। यहां कुछ गलत है क्योंकि यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग जिनेवा में नहीं बल्कि कोपेनहेगन में स्थित है, तो यह सेंटेंस गलत हो गया। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है बल्कि गलत है। ओके, 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों को तय करता है, यह कथन बिल्कुल सही। यूनिसेफ के राजस्व का 50% सेवा कार्यक्रम के लिए वितरित किया जाता है, यहां भी गलत है क्योंकि यूनिसेफ का राजस्व का 50% नहीं बल्कि 92% सेवा कार्यक्रम के लिए वितरित किया जाता है, तो यह कथन भी गलत हो गया। और हमें कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, 1 और 3 नंबर का कथन सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों यूनिसेफ की क्रियाविधि एवं नियमन की बात करें। प्रत्येक देश में स्थित यूनिसेफ कार्यालय मेजबान सरकार के साथ सहयोग कायम करके एक अनूठे कार्यक्रम के माध्यम से अपने मिशन को पूरा करता है। यह कार्यक्रम बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का एहसास कराने के लिए व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। क्षेत्रीय कार्यालय इस कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। संगठन का समग्र प्रबंधन और प्रशासन मुख्यालय में होता है जहां बच्चों पर वैश्विक नीति बनाई जाती है। यूनिसेफ के सभी कार्यों का मार्गदर्शन और उनकी निगरानी कार्यकारी बोर्ड करता है। कार्यकारी बोर्ड के कार्यों का समन्वय एक ब्यूरो द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक अधिकारी 5 क्षेत्रीय समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार फिर से
हम यूनिसेफ की क्रियाविधि एवं नियमन को समझ ले तो प्रत्येक देश में स्थित यूनिसेफ कार्यालय मेजबान सरकारों के साथ सहयोग कायम करके एक अनूठे कार्यक्रम के माध्यम से अपने मिशन को पूरा करता है। यह कार्यक्रम बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का एहसास कराने के लिए व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। क्षेत्रीय कार्यालय इस कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। संगठन का समग्र प्रबंधन और प्रशासन मुख्यालय में होता है, जहां बच्चों पर वैश्विक नीति बनाई जाती है। यूनिसेफ के सभी कार्यों का मार्गदर्शन और उनकी निगरानी कार्यकारी बोर्ड करता है। कार्यकारी बोर्ड के कार्यों का समन्वय एक ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक अधिकारी 5 क्षेत्रीय समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। आगे दोस्तों यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय समितियां यूनिसेफ को कैसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये राष्ट्रीय समितियां 38 देशों में है तथा इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय गैर सरकारी संगठन के रूप में, मतलब एनजीओ के रूप में स्थापित है। राष्ट्रीय समितियां सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती है। यूनिसेफ को पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है और राष्ट्रीय समितियां सामूहिक रूप से यूनिसेफ की वित्तीय आय का लगभग 1/3 हिस्सा धन जुटाती है। यह दुनिया भर में 6 मिलियन व्यक्तिगत दाताओं के निगमों, नागरिक समाज संगठनों के योगदान के माध्यम से आता है। एक बार फिर से देखो कि राष्ट्रीय समितियां यूनिसेफ को कैसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये राष्ट्रीय समितियां 38 देशों में है तथा इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय गैर सरकारी संगठन, मतलब एनजीओ के रूप में स्थापित है और ये राष्ट्रीय समितियां सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती है। यूनिसेफ को पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है और राष्ट्रीय समितियां सामूहिक रूप से यूनिसेफ की वार्षिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा धन जुटाती है। यह दुनिया भर में 6 मिलियन व्यक्तिगत दाताओं के निगमों, नागरिक समाज संगठनों के योगदान के माध्यम से आता है। आगे दोस्तों यूनिसेफ कैसे प्रचार करता है, यूनिसेफ अनुदान संचयन कैसे करता है, उनकी बात करें। अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ अपने ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। क्या दोस्तों, अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ अपने ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ नामक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, जिसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। याद रखना दोस्तों, ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे यूनिसेफ के लिए क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। वस्तुतः यूनिसेफ दुनिया भर के 191 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन 9 अन्य देश यूनिसेफ में शामिल नहीं है। तो यूनिसेफ में कौन कौन से 9 देश शामिल नहीं है, 9 देशों के नाम हमको याद रख लेने चाहिए। चलिए मेरे साथ साथ बोलो। बहामास, ब्रुनेई, साइप्रस, लातविया, लिechtenstein, माल्टा, मॉरिशस, मोनाको और सिंगापुर यूनिसेफ में शामिल नहीं है। यूनिसेफ दुनिया भर के 191 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन 9 अन्य देश यूनिसेफ में शामिल नहीं है। 9 देशों के नाम है बहामास, ब्रुनेई, साइप्रस, लातविया, लिechtenstein, माल्टा, मॉरिशस, मोनाको और सिंगापुर। यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। क्या यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। आगे दोस्तों ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स की बात करें। यह क्या है? 1950 के बाद जब फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में बच्चों के एक समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हेलोवीन क्या है? अमेरिका में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो हेलोवीन पर मिले $17 दान में दे दिए। तभी से उत्तरी अमेरिका में ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स हेतु दान देने की एक परंपरा बन गई है। 31 अक्टूबर से पहले ये छोटे नारंगी बक्से स्कूलों और अन्य स्थानों पर बच्चों को सौंप दिए जाते हैं। वर्ष 2012 तक यूनिसेफ अभियान के लिए ट्रिक और ट्रीट ने कनाडा में लगभग $91 मिलियन और अमेरिका में $167 मिलियन से अधिक धनराशि जुटाई। एक बार फिर से यह ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स के बारे में जान लो कि वर्ष 1950 के बाद
जब फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में बच्चों के एक समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हेलोवीन क्या है? अमेरिका में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। हेलोवीन पर मिले $17 दान में दे दिए। तभी से उत्तरी अमेरिका में ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स हेतु दान देने की एक परंपरा बन गई है। 31 अक्टूबर से पहले ये छोटे नारंगी बॉक्स स्कूलों और अन्य स्थानों पर बच्चों को सौंप दिए जाते हैं। वर्ष 2012 तक यूनिसेफ अभियान के लिए ट्रिक और ट्रीट ने कनाडा में लगभग $91 मिलियन और अमेरिका में $167 मिलियन से अधिक धनराशि जुटाई। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता करें। चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। भारत और ब्राजील ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। यह कथन गलत हो गया। भारत और ब्राजील नहीं बल्कि अमेरिका और नेपाल ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। तो पहला सेंटेंस गलत। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियां 38 देशों में है। यह कथन बिल्कुल सही। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियां 38 देशों में है और यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको हाल ही में बताया कि यहां पर देखो कि यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है। तो तीसरे नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 2 और 3 नंबर का कथन सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों गर्ल स्टार प्रोजेक्ट की बात करें जिसका संबंध भी यूनिसेफ से है। देखो द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फिल्मों की एक श्रृंखला है जो भारत के 5 उत्तरी राज्यों में सबसे वंचित समुदायों की उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की है। क्या दोस्तों? गर्ल स्टार प्रोजेक्ट यह फिल्मों की एक श्रृंखला है जो भारत के 5 उत्तरी राज्यों में सबसे वंचित समुदायों की उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की है। आगे दोस्तों किड्स यूनाइटेड की बात करें। यह क्या है जिसका संबंध यूनिसेफ से है? तो किड्स यूनाइटेड वर्ष 2000 से वर्ष 2007 के बीच जन्मे 4 बच्चों का एक फ्रांसीसी संगीत समूह है और यह यूनिसेफ के अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है तथा 2 गायकों हेलेन सेगारा और कॉर्निले द्वारा प्रायोजित है। क्या दोस्तों? किड्स यूनाइटेड के बारे में एक बार फिर से पढ़ लो। किड्स यूनाइटेड वर्ष 2000 से वर्ष 2007 के बीच जन्मे 4 बच्चों का एक फ्रांसीसी संगीत समूह। यह यूनिसेफ के अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है तथा 2 गायकों हेलेन सेगारा और कॉर्निले द्वारा प्रायोजित है। आगे दोस्तों यू रिपोर्ट की बात करें जिसका संबंध भी यूनिसेफ से है। यू रिपोर्ट एक निःशुल्क एसएमएस सामाजिक निगरानी उपकरण और सामुदायिक भागीदारी के लिए वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम सूचना प्रणाली है जिसे सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास, नागरिक सहभागिता और सकारात्मक बदलाव को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार फिर से पढ़ो। यू रिपोर्ट एक निःशुल्क एसएमएस सामाजिक निगरानी उपकरण और सामुदायिक भागीदारी के लिए वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम सूचना प्रणाली है जिसे सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास, नागरिक सहभागिता और सकारात्मक बदलाव को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे दोस्तों सेलिब्रिटी राजदूत की बात करें यानी कि सेलिब्रिटी राजदूत यूनिसेफ को धन जुटाने में कैसे मदद करते हैं। देखो यूनिसेफ राजदूत मनोरंजन उद्योग, राजनीति, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, खेल और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं और अपनी प्रतिभा और प्रसिद्धि का उपयोग यूनिसेफ की ओर से धन जुटाने, उसका समर्थन करने और शिक्षित करने के लिए करते हैं। एक बार फिर से पढ़ो। सेलिब्रिटी राजदूत मनोरंजन उद्योग, राजनीति, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, खेल और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं और अपनी प्रतिभा और प्रसिद्धि का उपयोग यूनिसेफ की ओर से धन जुटाने, उसका समर्थन करने और शिक्षित करने के लिए करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, यू रिपोर्ट, सेलिब्रिटी राजदूत जैसे कार्यक्रमों का संबंध किस संगठन से है? तो दोस्तों यह तीनों कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। यह कार्यक्रम का संबंध किससे है?
यूनिसेफ नामक संगठन से है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों यूनिसेफ की अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बात करें तो यूनिसेफ की अवसंरचनात्मक सुविधा में एक है यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस, और पुराना यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस डेनमार्क में एक बड़ी आवासीय सुविधा है जो यूनिसेफ के सुपुर्दगी योग्य सामानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों को आपातकालीन सहयोग देने सहित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की मेजबानी भी करता है। क्या दोस्तों, यूनिसेफ के अवसंरचनात्मक सुविधा में एक है यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस, और यह पुराना यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस डेनमार्क में एक बड़ी आवासीय सुविधा है जो यूनिसेफ के सुपुर्दगी योग्य सामानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों को आपातकालीन सहयोग देने सहित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की मेजबानी भी करता है। आगे दोस्तों, यूनिसेफ की अवसंरचनात्मक सुविधा में एक नाम है यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, और यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर इटली के फ्लोरेंस में वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसे अंतरराष्ट्रीय बाल विकास केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, और इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की अंतरराष्ट्रीय समझ में सुधार करना तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहन देना है। एक बार फिर से यूनिसेफ की अवसंरचनात्मक सुविधा में यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर की बात करें तो यह रिसर्च सेंटर इटली के फ्लोरेंस में वर्ष 1988 में स्थापित किया गया। औपचारिक रूप से इसे अंतरराष्ट्रीय बाल विकास केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की अंतरराष्ट्रीय समझ में सुधार करना तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहन देना है। आगे दोस्तों, गोद लेने के कार्यक्रम की बात करें जिसका संबंध भी यूनिसेफ से है, यानी कि यूनिसेफ ने गोद लेने के मामले में क्या नीति अपनाई है। यूनिसेफ की यह नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर ही अनाथालयों को केवल बच्चों के लिए अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता रहा है, और जहां तक संभव हो सके परिवारों और समुदायों में ही बच्चों के लिए स्थान खोजने या उन्हें गोद देने को प्राथमिकता देता है। यूनिसेफ विदेशी माता पिता को गोद देने के बजाय स्वदेश में ही बच्चों की देखभाल करने पर जोर देता है। एक बार फिर से देख लो कि गोद लेने के मामले में यूनिसेफ की क्या नीति रही है। यूनिसेफ की यह नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर ही अनाथालयों को केवल बच्चों के लिए अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता रहा है, और जहां तक संभव हो सके परिवारों और समुदायों में ही बच्चों के लिए स्थान खोजने या उन्हें गोद देने को प्राथमिकता देता है। यूनिसेफ विदेशी माता पिता को गोद देने के बजाय स्वदेश में ही बच्चों की देखभाल करने पर जोर देता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पता लगाना है। चलिए तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया है। यह कथन गलत है क्योंकि यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि इटली के फ्लोरेंस में स्थापित किया गया था। दूसरा सेंटेंस, यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का समर्थन करता है। यह कथन भी गलत है क्योंकि यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता रहा है। यह कथन भी गलत। पुराना यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस डेनमार्क में एक बड़ी आवासीय सुविधा है विथ इमेज मैंने आपको बताया। यह कथन बिल्कुल सही है, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 नंबर का कथन सही नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों शिशु मृत्यु दर की बात करें। शिशु मृत्यु दर के मामले में यूनिसेफ ने क्या खुलासा किया है? बाल मृत्यु दर कुछ क्षेत्रों में उतनी तेजी से कम नहीं हुई है जितनी की अनुमान लगाया गया था। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में अभी भी उच्चतम बाल मृत्यु दर है। कितनी है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 92 मौतें हो रही है।
और वैश्विक रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग आधी मौतें कुपोषण के कारण होती है। एक बार फिर से पढ़ लो कि शिशु मृत्यु दर के मामले में यूनिसेफ ने जो खुलासा किया है कि बाल मृत्यु दर कुछ क्षेत्रों में उतनी तेजी से कम नहीं हुई है जितनी की अनुमान लगाया गया था, और उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में अभी भी उच्चतम बाल मृत्यु दर है, वो है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 19 मौतें। और वैश्विक रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग आधी मौतें कुपोषण के कारण होती है। कॉर्पोरेट साझेदारी की बात करें, यानी कि यूनिसेफ ने किस तरह कॉर्पोरेट साझेदारी की है। यूनिसेफ विभिन्न कंपनियों के साथ सीधे अपने व्यावसायिक व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के अनुरूप लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे बाजार, कार्यस्थल और समुदाय के दायरे में बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। एक बार फिर से देखो कि कॉर्पोरेट साझेदारी यूनिसेफ ने कैसे की है। तो यूनिसेफ विभिन्न कंपनियों के साथ सीधे अपने व्यावसायिक व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के अनुरूप लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे बाजार, कार्यस्थल और समुदाय के दायरे में बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। वर्ष 2012 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों और व्यावसायिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए सेव द चिल्ड्रेन एंड यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ काम किया तथा कार्य बिंदु साझा किए, और अब यूनिसेफ की यह सलाह इन्हीं कंपनियों के लिए दिशा निर्देश दी गई है। क्या दोस्तों, दिशा निर्देश बना दिया गया है। वर्ष 2012 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों और व्यावसायिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए सेव द चिल्ड्रेन एंड द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ काम किया तथा कार्य बिंदु साझा किए, और अब यूनिसेफ की यही सलाह इन्हीं कंपनियों के लिए दिशा निर्देश बना दी गई है। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय है और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत है। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। क्या दोस्तों, 120 से अधिक शहरों में यूनिसेफ के कार्यालय, 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता करें। चलो मेरे साथ साथ पढ़ो। यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है, यह कथन बिल्कुल सही। यूनिसेफ के 120 से अधिक शहरों में कार्यालय भी है, यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। दोस्तों यह बात मैंने आपको बताई कि यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कहां पर है, डेनमार्क के कोपेनहेगन में। और यह कुछ महत्वपूर्ण समाज जैसे जीवन रक्षक टीके, HIV पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयां, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिकता जगह होती है। क्या दोस्तों, यह यूनिसेफ किन किन मामलों को प्राथमिकता देता है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसा कि जीवन रक्षक टीके, HIV पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयां, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिकता जगह होती है। यानी कि इन मामलों में यूनिसेफ प्राथमिकता देता है। वर्तमान में यूनिसेफ मुख्यतः 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता। लिंग के आधार पर समानता में लड़कियों की शिक्षा भी शामिल है। बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की गतिविधियों की बात करें तो टीकाकरण और रोग की रोकथाम प्रदान करना, HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना, बचपन और मातृ पोषण करना, स्वच्छता में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना। यूनिसेफ की शासी निकाय की बात करें तो यूनिसेफ का संचालन 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह बात मैंने आपको शुरू में बताई। बोर्ड नीतियों को स्थापित करता है, प्रशासनिक और वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है और कार्यक्रमों को मंजूरी देता है। यहाँ से एक बार फिर से जान लो कि यूनिसेफ की गतिविधियां कौन कौन सी है। टीकाकरण और रोग की रोकथाम प्रदान करना, HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंधन करना,
बचपन और मातृ पोषण बढ़ाना, स्वच्छता में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना। तो यूनिसेफ की शासी निकाय है यह 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड, और यह बोर्ड नीतियों को स्थापित करता है, प्रशासनिक और वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है और कार्यक्रमों को मंजूरी देता है। बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुना जाता है। वे 3 साल तक के लिए चुने जाते हैं। क्या वे 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और यूनिसेफ से जुड़ी हुई जो भी अच्छी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।